Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Adhan Path, and today we will start with our lecture 3, that is Important Founders in Biology. इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने वो इसमें नोट डाउन कर दिए हैं जो जनरली सभी पीसीएस एग्जाम्स में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। हम मेनली वही कवर करेंगे या फिर कोई भी जो रीसेंट टॉपिक होगा रिलेटेड हम उससे वो इसमें कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज पहले वाले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देख के फिर थर्ड पे आएंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा समझना। तो फाउंडर ऑफ मेजर ब्रांचेस बायोलॉजी एज अ होल अगर हम बात करें, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो एरिस्टोटल है ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे। एक फैक्ट हम ये लिख सकते हैं कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी। इन्होंने स्टडी किया है एनिमल की एनाटॉमी बाय डाइसेक्शन। उनका डाइसेक्शन करके इन्होंने एनिमल की एनाटॉमी को पढ़ा है। नेक्स्ट है बॉटनी। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि थियोफ्रिस्टस थे। थियोफ्रिस्टस ने ओवर 500 प्लांट्स की स्टडी कर रखी है। इनकी बुक भी थी हिस्टोरिया प्लेनेटरम। और एक और बुक है इनकी, जनरली जो पूछी जाएगी वो हिस्टोरिया प्लेनेटरम ही पूछी जाएगी, बट मैं आपको बता देती हूँ एक और बुक है De Causis Planetrum। पर जनरली चांसेस किसके होते हैं? हिस्टोरिया प्लेनेटरम के। नेक्स्ट एरिस्टोटल, ही इज द फादर ऑफ जियोलॉजी। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इन्होंने जब बुक लिखी, एरिस्टोटल एज अ होल, बायोलॉजी एज अ होल के भी फादर है एंड जियोलॉजी, जैसे कि उन्होंने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स और उन्होंने एनिमल्स एनाटॉमी स्टडी किया था, तो इसलिए ही इज द फादर ऑफ जियोलॉजी एज वेल। इन्होंने एक कंसेप्ट भी, जब वो जूलॉजी की स्टडी में देखते हैं हम, इन्होंने कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, कंसेप्ट ऑफ स्केला नेचुरे। स्केला नेचुरे दैट इज लेडर ऑफ लाइफ। लाइफ का लेडर मतलब जो भी क्लासिफिकेशन होता है या डाइवर्सिफिकेशन होता है उस चीज पे बेस्ड है। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी, जो कि रॉबर्ट हुक है उनके फादर। रॉबर्ट हुक ने, he was the first person to observe and name cells in 1665। जब हम बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी की, उसके फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, he was the first person to observe and name cells in 1665। 1665 में इन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था। कौन सा सेल? कॉर्क सेल, अंडर अ माइक्रोस्कोप, अंडर अ माइक्रोस्कोप। और इन्होंने हनी कॉम्ब वाला कहा था, मतलब स्मॉल बॉक्सेस बताया था। हनी कॉम्ब पैटर्न में देखा था तो इन्होंने उसको स्मॉल बॉक्सेस भी डिस्क्राइब किया है। किसमें? अपनी एक बुक में। इनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ये बहुत ही, जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ बहुत रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ भी नेसेसरी, जो भी मतलब ये सब नेसेसरी और कुछ भी अननेसेसरीली नहीं है कि बहुत ज्यादा वास्ट डिटेल में हम बात करेंगे, नहीं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, एंटन वन ल्यूवेनहॉक। ये भी हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इन्होंने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया था। इन्होंने एंटन
वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, उस माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने मतलब जिस चीज को एनालाइज किया, फिर उसमें ये देखा कि उस सेल में ऐसे 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 कुछ चल रहा है। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यूल्स। फिर इन्होंने ऐसे ही इन्होंने एक अदर डिस्कवरी किस चीज की करी थी, बैक्टीरिया, स्पर्म सेल की भी, प्रोटोजोआ एंड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है हमारे साइटोलॉजी, दैट इज सेम सेल बायोलॉजी, रॉबर्ट हुक। जेनेटिक्स की बात करें तो जॉगर मेंडल, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जॉगर मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने पी प्लांट पे रिसर्च किया था, पी प्लांट। और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवा। ये फैक्ट याद रखना कि जॉगर मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था और 7 वेरिएशंस, मतलब 7 वेरिएशन थे उसमें। जैसे पी का पॉड का साइज हो गया, पी का साइज हो गया, पी प्लांट का कलर हो गया, ऐसे करके फ्लावर का कलर हो गया। ऐसे 7 बेसिस थे उनके वेरिएशन के। और उनका जो भी फाइंडिंग्स थी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, मतलब जो भी उन्होंने लॉज दिए थे, हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने 3 लॉज दिए थे, लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। तो उनकी जितनी भी फाइंडिंग थी वो 1866 में इन्होंने पब्लिश तो करी थी, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद इनको रिकॉग्निशन मिला था इस काम में। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट इज वॉटसन एंड क्रीक। अब मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप प्रीवियस लेक्चर देखें जो हमने ब्रांच पढ़ी थी, ब्रांचेस। उसमें हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिस्कस किया था। अगर हमें पता हो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, आरएनए वाले को पढ़ते हैं, तो उनका फादर कौन है, वॉटसन एंड क्रीक, क्योंकि इन्होंने डीएनए मॉडल को प्रिपेयर किया था, आइडेंटिफाई किया था। प्रिपेयर, आइडेंटिफाई। इसकी भी एक अच्छी स्टोरी है, मैं आपको आगे इस लेक्चर में बताऊंगी। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, दैट इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने इम्यूनोलॉजी को, ही इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई थी 1796 में। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम में भी एक फाउंडेशन रखा था मॉडर्न वैक्सीनेशन का। और इन्होंने यूज किया था काउपॉक्स वायरस को, वैक्सीनिया को, ताकि हमें स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल, बॉटनी के थियोफ्रस्टस, जूलॉजी के बी एरिस्टोटल, सेल बायोलॉजी के रॉबर्ट हुक, माइक्रोबायोलॉजी एंटन वन ल्यूवेनहॉक, जेनेटिक्स के जॉगर मेंडल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वॉटसन एंड क्रिक एंड इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि इनकी हिस्टोरिया प्लेनेट्रम बुक थियोफ्रस्टस ने लिखी, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स एरिस्टोटल ने लिखी, कंसेप्ट स्केला नेचुरा किसने दिया, एरिस्टोटल ने दिया था। जॉगर मेंडल ने कौन से प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट, या फिर पाइसम सेटाइवन लिखा है तो पाइसम सेटाइवन, क्योंकि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवन है। फिर जो इम्यूनोलॉजी है वो उसके फादर एडवर्ड जेनर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वॉटसन एंड क्रीक हैं जिन्होंने डीएनए मॉडल दिया था। हम नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। कार्ल एम्ब्रियोलॉजी, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, इन्होंने एक दिया था बेयर लॉ। इन्होंने ओवम की, ओवम को डिस्कवर किया था, मतलब एग सेल, मैमल्स में, मैमेलियन एग सेल। ठीक है, और इन्होंने इस्टेब्लिश भी किया था डिफरेंट एम्ब्रियोज को ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ओके, इन्होंने बेयर लॉ दिया था। वो बेयर लॉ क्या कहता है कि जो हमारे जनरल फीचर्स होते हैं वो पहले डेवलप होते हैं स्पेशलाइज्ड फीचर से। जो वूम में बेबी होता है, दैट फीटस, दैट एम्ब्रियो,
उसमें जो जनरल फीचर्स होते हैं वो पहले कैरेक्टराइज्ड हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड फीचर्स बाद में कैरेक्टराइज होते हैं। हैंड हो गया, लेग्स हो गया, ये हमारे थोड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये थोड़े ये आते हैं, नहीं सॉरी, जो हैंड्स एंड लेग्स है वो पहले आ जाते हैं। आईज, नोज, हमारे हेयर्स, आईब्रोज, लिप्स, ये थोड़े स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं, किसी के कुछ होते हैं, किसी के कैसे होते हैं, ये चीजें हमारी बाद में आती हैं। फिर आता है पैलेंटोलॉजी। जॉर्जेस क्यूवियर ने दिया था पैलेंटोलॉजी को। इसने क्या किया था, फाउंडेड द कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब हमने कल पढ़ा था कि कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होता है, तो ही इज द फाउंडर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड ही इज द फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी एज वेल। इन्होंने कैटास्ट्रोफिज्म, एक फिनोमेना है, मैं कर लिख देती हूँ, पैलेंटोलॉजी हो गया, इसके फादर कौन है, जॉर्जेस क्यूवियर, जॉर्जेस क्यूवियर, ठीक है। ही इज द फाउंडर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी से ही हमें पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन, राइट। और इन्होंने एक और फिनोमेना दिया था, कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म क्या है, दैट इज थ्योरी ऑफ मास एक्सटेंशन, थ्योरी ऑफ मास एक्सटेंशन। ये कोई भी स्पीशीज है, ये स्पीशीज है, ये स्पीशीज है, फिर वो सडनली एक्सटिंक्ट हो जाए इन अ मास, ये पहले तो थी 4 5 6 7 थी, मतलब काफी नंबर में थी, फिर ये एकदम से एक्सटिंक्ट हो जाए। और इन्होंने क्लासिफाइड किया था फॉसिल्स को, फॉसिल की फॉसिल की क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही दी थी। और ऊपर से इन्होंने ये भी बताया था कि जो एक्सटिंक्शंस होती है ना, वो एक साइंटिफिक फैक्ट है। ऑब्वियस है कि नेचर में चीज है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसका कोई ना कोई साइंटिफिक बेसिस होगा, वो तभी एक्सटिंक्ट हो रही है। ओके, नेक्स्ट, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की अगर हम बात कर ले तो वो कैरलस लिनियस है, कैरलस लिनियस, चलो ऊपर ही बता। टेक्सोनॉमी में जो कैरलस लिनियस है, इन्होंने एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे बात पहले करेंगे हमें टैक्सोनॉमी क्या होता है। टेक्सोनॉमी होता है आइडेंटिफिकेशन एंड सिस्टमेटिकली डिफरेंशिएटिंग स्पीशीज, उसका नेम, ये सब टेक्सोनॉमी के अंडर आता है। ओके, ये इसके फादर कौन है, कैरलस लिनियस। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। बाइनोमियल, बाइनोमियल से हमें पता चल रहा है बाय टू नोमियल नेम्स, टू नेम्स। इन्होंने ये वाला नोमेनक्लेचर दिया था। इन्होंने दिया था जीनस फिर स्पीशीज, इसके बेसिस पे नाम रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ले लीजिए ह्यूमन एग्जाम्पल। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। ये है बाइनोमियल, ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें होमो जो है वो है जीनस, और जो सेपियंस है वो है स्पीशीज। ऐसे अगर हमने अभी ऊपर पी प्लांट देखा था, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, इसमें पाइसम क्या है, पी, ये है पी का साइंटिफिक नेम, तो पाइसम है जीनस और सेटाइवम है स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट, इन्होंने जो कार्लस लिनियस थे उनके एक बुक भी है, सिस्टम नेचुरे, राइट। ये एक बारी देख लेना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ये इनकी बुक है।
नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, चार्ल्स डार्विन। सिंपल और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये इज द फादर ऑफ एवोल्यूशन और इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि जो भी सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट एनवायरनमेंट हैबिटेट एडेप्टेशन होगा, जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो स्पीशीज है, वो उसी की तरफ जाएगी। इनकी एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इनका काम है इस पे, ठीक है। कौन सा? 1859 में इन्होंने आया था। फिर आता है इकोलॉजी। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अर्नेस्ट हेकल, इकोलॉजी किस कौन सी ईयर में? 1866 में इन्होंने दिया था, ठीक है। इन्होंने डार्विन के आइडियाज को भी प्रमोट किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट, अर्नेस्ट हेकल ने एक टर्म और किया था, दैट इज फाइलम। अभी आके जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तब हम उसमें पढ़ेंगे कि फाइलम क्या होता है। तो अर्नेस्ट हेकल है, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था फाइलम, और 1866 में इकोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कार्ल एरेकी ने किया था 1919 में। इन्होंने सिर्फ इसीलिए किया था कि जो अप्लाइड बायोलॉजी है उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे हम कैसे यूज कर सकते हैं। अप्लाइड बायोलॉजी मतलब जो स्टैटिक पोर्शन है, जो हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, जैसे सेल्स हो गया, वो चेंज नहीं होगा ना, सेल्स सेल्स ही रहेगा। तो उस चीज को कैसे यूज करके इंडस्ट्रियल स्केल पे हम उसको प्रमोट करें, वो सब कार्ल एरेकी ने किया था, और ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन 1919। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मार्गरेट डे हॉफ। कॉम्पिटेशनल बायोलॉजी हमने कल पढ़ा था ना, जब हम एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग सिमुलेशंस लगाते हैं, वो चीज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। उनके फाउंडर कौन? मार्गरेट डे ऑफ। और इन्होंने एक एटलस, मतलब एक तरीके से एटलस ऑफ मैप्स होती है, राइट? तो उसमें इन्होंने एक बनाई थी, एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस एंड उनका स्ट्रक्चर। ये जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस को यूज करके इजीली हो जाता है प्रोटीन के सीक्वेंस और स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर में करना, तो उन्होंने उसकी एटलस को बनाया था। तो वो कौन थे? मार्गरेट डे हॉफ। फिर तो जीनोमिक्स। जीनोमिक्स की अगर बात करें हम, फ्रेडरिक सेंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। सेंगर सीक्वेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है, सेंगर सीक्वेंसिंग के नाम से। इन्होंने फर्स्ट कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग करी थी। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, जो फ्रेडरिक सेंगर है, he was the only person to get two Nobel Prize in chemistry. He was फ्रेडरिक सेंगर। वायरोलॉजी की बात करें हम, वायरस की स्टडीज, दिमित्री इवेंस्कोवी। 1892 में दिमित्री इवेंस्कोवी ने डिस्कवरी ऑफ वायरसेस की थी, जब वो टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे। कौन से डिजीज के बारे में पढ़ा था इन्होंने? टोबैको मोज़ेक, जो टोबैको प्लांट में होता है, टोबैको मोज़ेक। बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने दिए थे कॉच पॉस्टुलेट्स, और इन्होंने थोड़े स्पेसिफिक माइक्रोब कॉजिंग डिजीज पे काम किया, जैसे टीबी हो गया, कॉलेरा हो गया। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1905 में। और इन्होंने कॉच पॉस्टुलेट्स बनाए थे, प्रिंसिपल्स, मतलब एक तरीके से कि माइक्रोब्स कैसे डिजीज का उनका लिंकेज है, उस चीज से रिलेटेड। जो लुईस पास्चर थे, इन्होंने पास्चराइजेशन प्रोसेस दिया था। पास्चराइजेशन प्रोसेस, जो मिल्क हम पास्चराइज करते हैं एक सेट टेम्परेचर पे, 30 या फिर 25 मिनट्स बॉइलिंग, वो था पास्चराइजेशन। इन्होंने वैक्सीन भी दी थी, किसकी? रेबीज की एंड एंथ्रेक्स की। ये हम अभी आगे देखेंगे। तो ये जितने भी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं वाले हैं।
फादर ऑफ मेजर ब्रांचेस। जैसे अभी हमने ये स्टडी किया था। एम्ब्रियोलॉजी के कार्ल अर्नेस्ट वोन बेयर, इन्होंने बेयर लॉ दिया था। पैलेंटोलॉजी के जॉर्जस क्यूवियर, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी के फाउंडर भी हैं। और हमने यहाँ पे पढ़ा था, इन्होंने कैटास्ट्रोफिज्म एक फिनोमेना है जैसे थ्योरी ऑफ मास एक्सटेंशन कहते हैं, वो भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट टेक्सोनोमी, कार्लस लिनियस। अगर पूछा जाए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो ही वाज कार्लस लिनियस। या सिस्टम नेचुरे के राइटर कार्लस लिनियस। और इन्होंने ये पूछ लिया जा सकता है कि अगर थोड़ा सा और फर्दर एक्सटेंशन पूछे क्वेश्चन का, तो वही पूछ सकते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कौन से दो पार्ट्स हैं, जीनस स्पीशीज है, फाइलम किंगडम है, क्लास या ऑर्डर है, फैमिली या स्पीशीज है, तो वो जीनस और स्पीशीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी डार्विन, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। इकोलॉजी की हम बात करें तो अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में ये टर्म कॉइन किया था, और इन्होंने एक और टर्म दिया था, फाइलम। बायोटेक्नोलॉजी 1919 में कार्ल एरेकी ने। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स मार्गरेट डेहॉफ, इन्होंने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर, इस चीज की इंट्रोडक्शन किया था। जेनोमिक्स फ्रेडरिक सेंगर, जिसे सेंगर सीक्वेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है, एंड इन्होंने फर्स्ट कंप्लीट जीनोम दिया था। एंड ही इज द ओनली पर्सन टू गेट द 2 नोबेल प्राइजेस इन केमिस्ट्री। फिर बायोलॉजी 1892 में टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में जब स्टडी कर रहे थे, तब वायरसेस की डिस्कवरी हुई थी, दिमित्री इवंस्कोवी ने की थी। लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच बैक्टीरियोलॉजी के फादर कहलाए जाते हैं, बिकॉज लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन प्रोसेस दिया था, और इन्होंने वैक्सीन भी बनाई थी, रेबीज और एंथ्रिक्स की। और रॉबर्ट कॉच ने कॉच पॉस्टुलेट्स दिए थे, कुछ 6 पॉस्टुलेट्स थे वो, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1905 में। ये हमने फादर्स कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे कुछ पाइनियर्स इन वैक्सीन एंड डिजीज कंट्रोल। कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन है ना, उनको किसने डिस्कवर किया था वो, जैसे स्मॉल पॉक्स अभी हमने पढ़ा है एडवर्ड जेनर, और ये कौन है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फिर हमने कहा था एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स लुईस पास्चर ने दिया था। रेबीज वैक्सीन भी लुईस पास्चर ने दी थी। कोलेरा वैक्सीन वल्दीमर हैफकिन ने दी थी। कोलेरा वैक्सीन किसने दी थी, वल्दीरा हैफकिन ने। पोलियो वैक्सीन ओरल, मतलब जो हम खा सकते हैं, उसे एल्बर्ट सेबिन ने दिया था। लेकिन जो पोरल वैक्सीन इंजेक्टेबल होता है, जिसे इंजेक्शन से दिया जाता है, वो जॉनस सॉक ने दिया था। ये सपोज अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पोलियो वैक्सीन का वो कौन सा है, अगर ऑप्शन दोनों ही हुआ, तो उसमें जो इंजेक्टेबल होती है वो वाले करके आना, जॉनस सॉक। और अगर सिंपल पूछा जाए कि ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल एल्बर्ट सेबिन ने, और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जॉनस सॉक ने। बीसीजी वैक्सीन, जो बीसीजी है ये नाम है, कैलमेट्यूरिन, है ना, तो ये ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन है। और जो ये ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन है ना, it is part of universal immunization program of India। एंड आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, ये फर्स्ट रैंक है, मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है इन टर्म्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। जो ये बीसीजी है ना, ये एट टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, एट टाइम ऑफ बर्थ, या फिर फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ बर्थ। फिर अब बात करते हैं कोविड-19 mRNA वैक्सीन की। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये कैथलिन कैरिको एंड ड्रू विजमन, ये नाम इनका याद रखना। थोड़ा हम कोविड-19 की जो mRNA वैक्सीन है ना, mRNA वैक्सीन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ही कुछ केसेस हमें कोविड-19 के मिले थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं mRNA। mRNA की फुल फॉर्म है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए।
जो मैसेजेस देते हैं, जो कोड देते हैं ताकि प्रोटीन बन सके, उसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये फर्स्ट एवर, ठीक है, एमआरएनए वैक्सीन थी, एमआरएनए वैक्सीन थी जो अप्रूव्ड हुई थी। अब तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं थी, तो इट इज द फर्स्ट एमआरएनए वैक्सीन अप्रूव्ड। तो इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। एंड इट टीचेस योर बॉडी हाउ टू मेक अ प्रोटीन। ये बताती है कि आपको प्रोटीन कैसे, तो ये मैसेंजर इसीलिए क्योंकि ये मैसेज देती है ताकि आपके बॉडी में प्रोटीन कोड हो सके। ठीक है, ताकि वो फिर इम्यून रिस्पॉन्स में जाए और डिजीज से फाइट करे। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि इट डू नॉट यूज्ड लाइव वायरस। लाइव वायरस यूज नहीं हुआ था। तो एक प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे एमआरएनए वैक्सीन थी ना, उसको इंजेक्ट किया, फिर सेल्स जो हैं हमारे, उन्होंने रीड किया एमआरएनए के इंस्ट्रक्शंस को। एमआरएनए इंस्ट्रक्शंस को रीड किया, फिर जो प्रोटीन बना वो था सार्स कोविड स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, अब हमारी बॉडी इसको एज अ फॉरेन ट्रीट करेगी, फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करके वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी। जब हम आगे इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम एंटीबॉडीज को पढ़ेंगे, वैसे ये फाइटिंग एजेंट्स हैं। तो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे और साथ के साथ मेमोरी सेल्स में आ जाएगा, जो कल हमने पढ़ा था इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी में आ जाएगा कि अगर दोबारा हम इस चीज से इन्फेक्ट होंगे तो हमारी बॉडी अपने आप ही इसके लिए एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। इंडिया जो है इनिशियली कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन पे डिपेंडेंट थी। कोविशील्ड पे एंड कोवैक्सिन पे। तो और इंडिया की फर्स्ट एमआरएनए वैक्सीन कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कुछ आ सकते हैं। इट्स जेमकोवैक। ठीक है, इट्स जेमकोवैक 19। इट इज डेवलप्ड बाय जिनोवा बायोफार्म। अगर हम फर्स्ट वैक्सीन की बात करें तो वो था फिजर बायोएनटेक। ये यूएसए की कंपनी है और ये जर्मनी की, और वैक्सीन का नाम कंपनी के उस पे ही है। और एक थी मॉडर्ना, एमआरएनए, एमआरएनए 1273 थी। इसको इतना याद ही रखना। मॉडर्ना थी, ये यूएसए की कंपनी के नाम पे है। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस, ये कोविड 19 एमआरएनए वैक्सीन है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे कि इंडिया में जो इनिशियली थी वो कोविशील्ड कोवैक्सीन थी, और एमआरएनए वैक्सीन इंडिया की कौन सी है? जेमकोवैक 19, जेनोवा बायोफार्म ने बनाई थी। और वर्ल्ड वाइड फर्स्ट कौन सी थी? फिफ्जर बायोएनटेक, यूएसए एंड जर्मनी ने मिलकर बनाई थी। और एक मॉडर्ना थी जो यूएसए ने बनाई थी। और हमें ये नाम याद रखना है, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विजमैन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज डिस्कवरी ऑफ की टर्म्स कंसेप्ट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स या कंसेप्ट्स हैं, बस इसे ऐसे नॉर्मली देख लेते हैं क्योंकि ये जनरली अगर पूछ लिया जाए, वैसे पूछ लिया जाता है ये। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी हो गया, और डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर हो गया, क्रोमोसोम्स, म्यूटेशन एंड सेल प्रोटोप्लाज्म एक बार ही पूछा गया है, तो इसीलिए। तो जो सेल्स हैं, हमने अभी पढ़ा था कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी रॉबर्ट हुक है, और इन्होंने कॉर्क सेल को जब माइक्रोस्कोप में देखा था उसके बाद ही हमारी सेल डिस्कवरी हुई थी। और इनकी एक बुक भी है, माइक्रोग्राफिया। ये फैक्ट था, हमने ये ऊपर देख लिया था। फिर था नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म।
परकिंजी इन 1839 1839 में प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म है। फिर आता है, हमें पता है जीन है, एक स्पेसिफिक कोडिंग, स्पेसिफिक कोड है। वो किसने डिस्कवर किया है? विल्हेम जॉनसन ने। ठीक है, इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन, जीन होता है। ठीक है। म्यूटेशन ह्यूगो de Vries ने किया था। प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड ऑन द इवनिंग primrose। ये छोड़ो, आप बस ये याद रखें कि म्यूटेशन ह्यूगो de Vries ने। क्रोमोसोम्स वॉल्डियर ने। क्रोमोसोम्स क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे ना, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं थोड़े से, तो क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसकी डिस्कवरी वॉल्डियर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, इसको किसने डिस्कवर किया है? कार्ल बेंडा ने। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हमें पता है, तो उसको एवरी मैकलॉड एंड मैकार्टी ने किया था 1944 में। इन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और इन्होंने किसको यूज किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर को। अभी इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, बट हमें यह पता होना चाहिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर कैसे रहता है। वॉटसन एंड क्रिक को इससे रिलेटेड स्टोरी मुझे पता है, मैं वो आपको बताऊंगी। जेनेटिक कोड मार्शल एंड निरनबर्ग। पहला कोड कौन सा था? यू यू यू। ये कुछ कोड्स होते हैं जिसकी वजह से एक प्रोटीन बनता है, जिसको क्या है, हमने फिनाइल एलेनाइन, एक प्रोटीन बना था, उसका कोड था यू यू यू। तो ये सबसे पहले किसने किया था? मार्शल निरनबर्ग ने। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन जैन इगनहाउस ने। अब इसमें फोटोसिंथेसिस मतलब का इक्वेशन क्या है? कि सिर्फ O2 रिलीज होता है, ठीक है, एट टाइम जब हम सनलाइट में सनलाइट में O2 रिलीज होता है। ये फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है, और ये जैन इगनहाउस ने दी थी। इकोलॉजी का टर्म अर्नेस्ट हैकेल, हमने पढ़ा था इस बारे में। बायोटेक्नोलॉजी टर्म कार्ल रेकी ने। क्लोनिंग का टर्म दिया था जेबीएस हाल्डेन ने। ठीक है, जेबीएस हाल्डेन ने। मतलब उसमें दो तीन लोग थे, पर जो पॉपुलर वन थे वो जेबीएस हाल्डेन थे। तो मैं अभी अब डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर, इसके वो कौन थे? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक। जो जनरली हम मानते हैं कि डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, उसका मॉडल इन्होंने ही दिया था। लेकिन जो सबसे फर्स्ट किसी ने एक्सरे जो किया था, जिसमें पता चला था कि हाँ, कि कोई कुछ ऐसी चीज है जिसमें ए है, टी है। ये पता चला था कि ए है, टी है, डबल बॉन्ड जी, ट्रिपल सी है, सी ट्रिपल बॉन्ड जी है, टी डबल बॉन्ड ए, ऐसे करके कुछ कोड्स करके कुछ बना हुआ है। ये एक्सरे में पता चला था, और ये किसने बताया था? रोजलिन फ्रैंकलिन ने। रोजलिन फ्रैंकलिन। तो जहाँ रिसर्च हो रही थी, जब रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे किया था, तो उसका जो एक्सरे था ना, वो चोरी हो गया था। और वो करने वाले कौन थे? वॉटसन क्रिक एंड ये ये थे। एक्सरे इन्होंने चोरी कर लिया था। फिर उन्होंने उसके बेसिस पे मॉडल बनाया। पहले इन्होंने मॉडल ना ऐसा बनाया, ऐसे, ओ सॉरी, बाहर की तरफ। मतलब इन्होंने दो तीन बार ट्राई किया, पर ये तो फिर बॉन्ड नहीं बनता ना। तो इसलिए जब उन्होंने लास्ट में किया, तो इन्होंने ऐसे, जिसमें यहाँ पे ऐसे ए, फिर यहाँ पे टी, यहाँ जी, यहाँ सी। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है।
ऐसे करके। पर लेकिन अगर मेन मैं अगर मानूं तो मेन जिन्होंने डिस्कवरी करी थी डीएनए की वो रोजलिंड फ्रैंकलिन थी, बिकॉज एक्सरे अगर ना होता तो हाउ कैन वन मेक अ मॉडल ऑफ अ डीएनए। तो वॉटसन एंड क्रीक ने मॉडल बनाया था, वेयर एक्सरे अगर पूछ लिया जाए ना तो वो रोजलिंड फ्रैंकलिन थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की टर्म्स थे, जैसे सेल का रॉबर्ट हुक, प्रोटोप्लाज्म के परकंजी, एंड जीन के विल्हेम जॉनसन, म्यूटेशन के ह्यूगो द व्रीज, क्रोमोसोम्स के वॉल्टियर, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्ल बेंडा, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल एवरी मैकलॉड मैकार्टी, एंड डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रीक। अगर एक्सरे पूछे तो रोजलिंड फ्रैंकलिन। जेनेटिक कोड मार्शल निरनबर्ग, अगर कोड पूछ लिया जाए तो इट्स यूयूयू। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, O2 रिलीज इन सनलाइट, ये मेन इक्वेशन थी। तो जिन्होंने दी थी वो थे जैन एगेनहॉस। इकोलॉजी का टर्म अर्नेस्ट हैकेल। बायोटेक्नोलॉजी कार्ल इरेकी 1919, एंड क्लोनिंग टर्म जेबीएस हाल्डेन ने। कुछ अदर नोटेबल जो डिस्कवरीज हैं जिनके बारे में हम एक बार देख सकते हैं, वो है ब्लड सर्कुलेशन की विलियम हार्मन, विलियम हार्वे। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था दैट ब्लड सर्कुलेट्स कंटिन्यूअसली इन द क्लोज्ड सिस्टम, कि क्लोज्ड सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट होता है, दैट इज ड्रिवन बाय हार्ट। इन्होंने एक और इनकी पब्लिश एक इनका पब्लिश था जनरल, उसका नाम था दी मोटो कॉर्डिस, दी मोटो कॉर्डिस। ये नहीं पूछेंगे इतना डेप्थ में, किसी पीसीएस एग्जामिनेशन में इतनी डेप्थ में नहीं पूछेंगे, बट अगर सपोज ब्लड सर्कुलेशन का पूछेंगे तो हाँ विलियम हार्वे तक पूछ सकते हैं। इंसुलिन, फ्रेडरिक बैंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट। इंसुलिन हमें पता है, इट इज अ हार्मोन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर, और उनके ब्लड शुगर, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, और ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। पेंसिलिन जो है एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पे, ये एक बहुत ही सडन वो थी। इन्होंने एक, मैं बताती हूँ, इसकी डिस्कवरी बहुत ही ज्यादा सडन थी, मतलब इनको नहीं पता था, ये ऐसा कुछ सर्च नहीं कर रहे थे। एक मोल्ड था ब्रेड का, तो उसपे एक कुछ जगह छोड़ के इनका कोई केमिकल गिर गया, ठीक है, तो उस जगह पे कुछ छोड़ के ना बाकी हर जगह पे फंगस थी, बस उस जगह पे नहीं थी। तब इन्होंने ये पेंसिलिन एंटीबायोटिक जो इनका वो था सोल्यूशन, जब वो गिरा था उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर टोबैको मोज़ेक वायरस, दिमित्री एवंस की भी हमें पता था कि डिस्कवरी ऑफ वायरस, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ वायरोलॉजी। और एवंस की फाउंड इन्फेक्शियस एजेंट्स पास थ्रू फिल्टर, मतलब इन्होंने बेसिकली जो क्या थी वायरोलॉजी जो था, फादर ऑफ वायरोलॉजी है ना, तो इन्होंने वायरस की डिस्कवरी करी थी, वायरस की डिस्कवरी। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बस यही है। एंजाइम फंक्शन, एडवर्ड बिचनर से हमें पता चला था कि एंजाइम कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस को, कि जो एंजाइम्स हैं, इन्होंने बताया था कि एंजाइम कैटालाइजेस reactions outside living cell, outside living cell, जिसकी वजह से बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो गया था। फिर थे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, लिन मार्गुलिस, इसको ज्यादा इन डिटेल नहीं पूछा जाएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये पूछा जा सकता है ये कब फिनिश हुआ था, 2003 में। इन्होंने 3 बिलियन बेस पेयर्स, 3 बिलियन बेस पेयर्स अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करी थी। कौन थे? लेड बाय फ्रांसिस कोलिंस एंड क्रेग विंटर। इसका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम जेनेटिक्स का पढ़ेंगे तब उसमें जीनोम, इस वाले फैक्ट को क्लियर ज्यादा अच्छे से डिटेल में कर लेंगे। पर ये जैसे ये हुआ था कि ये 2003 में कंप्लीट हुआ था, पर इसका टारगेट टाइम शायद कुछ थोड़ा पहले था, 2000 था, ये 2001 था, पर ये 2003 में कंप्लीट हुआ था।
और इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करी थी। फिर है ऑस्मस जीन, एंटोनिल नॉलेट। ऑस्मोस जीन के इन्होंने वाटर, ऑस्मोसिस क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्या वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन्होंने ऑस्मोसिस कंसेप्ट का फाउंडेशन ली किया था। जब हम सेमी परमेबल के मेम्ब्रेन से वाटर का मूवमेंट होता है, उसको ऑस्मोसिस जीन एंटोलन नॉलेट ने किया था। होम्योस्टेसिस क्या होता है? जो होम्योस्टेसिस होता है वर्ड, उसको डिस्कवर तो वॉल्टर कैनन ने किया था, बट होम्योस्टेसिस क्या होता है? इस द बॉडी की एक एबिलिटी होती है, बॉडी की एबिलिटी टू मेंटेन internal stability despite of external changes, despite of external changes। बाहर कितने भी चेंजेस हो रहे हो, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो एक स्टेबल कंडीशंस को मेंटेन रखती है बॉडी के अंदर, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो वो जॉन कर्न ने डिस्कवर किया। एपोप्टोसिस सेल प्रोग्राम्ड डेथ, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है उसमें। म्यूटेशन ह्यूगो ब्रीव्रीज, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। प्लाज्मिड जोशुआ लिडरबर्ग, बस इतना याद रखना है कि प्लाज्मिड को किसने किया था, जोशुआ लिडरबर्ग ने। म्यूटेशन ह्यूगो द व्रीज एंड एपोप्टोसिस, जो कि एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है, वो जॉन करने। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, एंड वी आर कमिंग टू आवर लास्ट सेशन। एंड डॉली द शीप, हमने इस बारे में सुना है, राइट? ही इज द फर्स्ट मैमल क्लोन, डॉली द शीप इन 1996 बाय द इयान विल्मट, ठीक है। इसमें क्या था कि अडल्ट शीप का मेमोरी ग्लैंड जो था, है ना, एक ई न्यूक्लिएटेड एग सेल में डाल दिया था। अडल्ट का मेमेरियन सेल्स इसमें ज्यादा है। और फिर फर्स्ट कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस वो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा को यूज करके 1995 में हुआ था। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेस इज द लेका द डॉग, सोवियत स्पेस मिशन 1957। First genetically modified crop, Flavor Saver tomato in USA 1994। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये फर्स्ट है साइंस एंड टेक में। ये थोड़ा अगर सपोज करो कि आज के टाइम में कोई मैमल क्लोन्ड हो जाए, तो वो आपसे ये बेसिक पूछ सकते हैं, या कोई जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाए, या फिर फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेस लेक द डॉग, या फिर अब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा मिल जाए तो स्पेस में मिल जाए, तो आपसे ये बेसिक्स पूछ ले जाते हैं, तो ये थोड़े इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड विद दिस वी एंड विद आवर chapter 3, that is important founders। important founders, जितने भी important founders थे वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। इसमें थोड़े बहुत जो लास्ट में हमने पढ़े थे वो यूपीएससी से इम्पोर्टेंट थे। जो कोविड-19 वाला हमने पढ़ा था, वो अगर अपकमिंग जो एग्जाम है ना उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि जो अभी हमने रीसेंट केसेस भी देखे थे, कुछ रीसेंट केसेस थे। बाकी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस में, पीसीएस एग्जामिनेशंस में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि सिंपल पूछ लेते हैं कि, और इकोलॉजी वाला और इम्यूनोलॉजी का एडवर्ड जेनर जो है, ये तो यूपी पीसीएस का फेवरेट। तो एक बार आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझ आ जाए। एंड इफ यू लाइक दिस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको लगता है कि ये सही सीरीज चल रही है, तो हम इसके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड थैंक यू फॉर दिस, मीट यू इन द